जय हिंद दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। पेनिशिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं। जिसने वो पहले क्लासें नहीं देखी हैं वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी 1 महीने बचा हुआ है, आने वाला है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये श्रृंखला जो आपकी चल रही है प्रीवियस ईयर की, अगर आपने प्रीवियस ईयर पूरे कर लिए तो आपके 29-30 नंबर, 28 से 30 नंबर आपके सीडीपी में श्योर हैं। और ईवीएस की भी श्रृंखला आपकी हम जारी कर रहे हैं, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसको भी आप देखते रहिए कंटिन्यू। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन इसमें विकास के बारे में सही दिए गए हैं और 1 सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। देखते हैं पहला विकल्प, बच्चे विभिन्न दरों पर विकास होती है। बच्चे हैं जो उनकी विभिन्न दरों पर विकास होते हैं, यानी कि बच्चों का विभिन्न दरों पर विकसित होते रहते हैं, विभिन्न दरों पर विकसित होता है। सेकंड दिया गया है, विकास अपेक्षाकृत ऑर्डर में होता है। थर्ड दिया गया है आपका, अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारक है। देखिए, अगर एकमात्र कहीं भी शब्द आपको मिले तो वो नेगेटिव शब्द होता है। आपसे नेगेटिव पूछा गया है, अब ये भी नेगेटिव मिल गया तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। जबकि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये आपका आंसर वैसे पॉजिटिव है। ये आपका अनुवांशिक विकास एकमात्र कारक, ये आपका नेगेटिव। आपसे पूछा कौन गया था, नेगेटिव, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछा गया है बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का विकास के किस क्षेत्र के में अध्ययन किया जाता है। शारीरिक में, संवेगात्मक में और संज्ञानात्मक और नैतिकता। जब राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र में बुद्धि, समस्या और समाज्ञानात्मक चिंतन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अभिकथन और कारक। एक क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारक से कन्फर्म है। आपका यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। एक आपका आ जाता है इससे ईवीएस सेक्शन में, और एक आपका सीडीपी सेक्शन में आता है। चलिए देखते हैं, बच्चे केवल औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आपका कहा गया है बच्चे केवल जो औपचारिक शिक्षा द्वारा, केवल औपचारिक, आपका केवल लग गया, केवल आपका हो जाता है निगेटिव वर्ड। कारक देखते हैं, कारक में क्या क्या क्या, बच्चे का सामाजिकरण एक सरल व रेखी प्रक्रिया है। यहाँ आपके दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ केवल लग गया है, ये तो आपका गलत हो ही गया। सेकंड दिया गया बच्चे का सामाजिकरण एक सरल व रेखी प्रक्रिया, ये भी गलत है आपका, तो दोनों आपके गलत हो गए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समस्या समाधान का निरंतर खोज करने में लगा रहता है। आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संतुलन, असंतुलन और आत्मसातकरण और सामंजन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संतुलन, यानी कि संतुलन की खोज में आदमी लगा रहता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। पियाजे ने आपके 4 कारक बताए हैं, जैविक, मैच्योरिटी, सेकेंड है आपका सक्रिय अन्वेषण और एक सामाजिक अनुभव और संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। आपसे पूछा गया परिकलनात्मक और निगमनात्मक किस तर्क की विशेषता है। तो संवेदी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक, और फोर्थ मूल संक्रियात्मक। तो आपका आ जाएगा राइट ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक चरण का आपका निगमनात्मक तरह एक उदाहरण है। एडिशनल जानकारी आपकी यहाँ रहेगी, संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहली संवेदी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड आपकी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 वर्ष के बाद की एज। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ हो जाता है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की बढ़ना शुरू हो जाता है। कौन सी अवस्था होती है वो, संवेदी गत्यात्मक,
पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संवेदी गंत्यात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका हेंज से क्वेश्चन आ गया। ये हेंज वाला क्वेश्चन, हेंज चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके श्योर। चलिए पढ़ते हैं। हेंज दुबदा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है, हेंज की दुबदा को सुनने के बाद 8 वर्षीय जो गुरप्रीत है, बालक है, वो कहता है, क्या कहता है, हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। यानी कि गुरप्रीत का मानना है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो उसे पैसा चुरा लेना चाहिए। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुख। यांत्रिक सापेक्ष अभिमुख के में बच्चा क्या होता है, अब सही और गलत का फैसला अपनी ज़रूरतों के आधार पर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारवादी और सूचना। तो ये तो आपका सरल क्वेश्चन है। लेओ वाइगोत्स्की को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था आपका किसने, लेओ वाइगोत्स्की ने। लेओ वाइगोत्स्की आपके रूस के निवासी थे और इन्होंने जेडपीडी का भी एक सिद्धांत दिया था, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था आपका किसने, लेओ वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेओ वाइगोत्स्की पे। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है, नकारात्मक, प्रतियोगात्मक और भाषा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भाषा। भाषा के आधार पर बच्चों में संज्ञानात्मक के माध्यम से सुगमता दी जाती है। आपके वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरण बताए थे। बच्चा सामाजिक भाषा, यानी कि बच्चा समाज से भाषा सीखता है, एक निजी भाषा और एक आंतरिक भाषा। इन्होंने भाषा के 3 चरण बताए थे, सामाजिक, निजी और आंतरिक। सामाजिक भाषा में क्या होता है, बच्चे समाज से सीखते हैं। निजी भाषा में बच्चा खुद से सीखते हैं। आंतरिक भाषा में अपने अंदर जो उनकी भाषा लुप्त हो जाती है, उन्हें मौन आंतरिक वाणी भाषा में बदल दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। अगर शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना चाहिए तो उसको क्या क्या बदलाव होने चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रियात्मक आधारित अधिगम की ओर। यही आपका नेगेटिव लग रहा है। कंठस्थ यानी कि एरटाफिकेशन को हटाना चाहिए। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, ये भी आपका सही लग रहा है। लचीले प्रक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर, ये भी आपका सही लग रहा है। आपसे पूछा गया था बाल केंद्रित शिक्षा बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या बदलाव होने चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में निम्नलिखित विचारों के दिए गए हैं, उसमें आपको देखना है। हार्वर्ड गार्डनर ने आपका काय का सिद्धांत दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। पहला ऑप्शन दिया गया तार्किक गणितीय बुद्धि और बुद्धि की सर्वोच्च प्रकार, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, गलत। थर्ड है आपका बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक, ये भी आपका गलत है। और फोर्थ में दिया गया हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर की निहित करता है, या राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि हर व्यक्ति की बुद्धि अपनी एक अलग होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इन्होंने 8 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अभिकथन और कारक का पढ़ते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिकथन में दिया गया है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। अब पढ़ते हैं कारण क्या है कि निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। बिल्कुल सही बात है, निजी वाक्य होता है जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुशोधित करता है, सही बात है। तो ये भी ए भी सही है और आर भी सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़ बाध्यताओं का कैसे
प्रभावहीन बना सकती है। एक अध्यापिका है जो हमारे समाज में प्रचलित सामाजिक जेंडर है उसको कैसे प्रभावहीन बना सकती है। पहला है, यह सुनिश्चित करके, एक मिनट, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल खेलें। ये गलत है, यह आपका गलत है। बांटना नहीं है आपको कि लड़कों का काम सिर्फ ये है, लड़कियों का काम सिर्फ ये है। इस तरह आपको काम के जेंडर के अकॉर्डिंग आपको खेल नहीं बांटने हैं, कोई भी चीज़ आपको जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं बांटनी है। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों के अध्यापन के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। ये भी आपका गलत हो जाएगा, निगेटिव है। फर्नीचर इधर उधर रखवाने में केवल लड़कों का, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और फोर्थ आपका दिया गया, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। सभी जेंडर इक्वल की बात कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। हमें बच्चों को बिना किसी भेदभाव के उनकी जो कॉलेज में गतिविधियां कराएंगे उसमें व्यस्त रखना है उनको। सभी लड़के और लड़कियों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सबको साथ में बैठने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। सभी जेंडर को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हमको कहना चाहिए, ना कि जेंडर वाइज कि केवल लड़के भाग लेंगे लड़कियां नहीं लेंगी, या लड़कियां ही केवल भाग लेंगी लड़के नहीं लेंगे। इस तरह हमको नहीं करना है। और हमको क्या करना चाहिए, कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना चाहिए। लड़कियां और लड़कों को एक साथ समान व्यवहार करने को कहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए अभी तक जिसने लाइक नहीं किया हो। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। कौन कौन से अवसर दिए गए? विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, अध्यापका को निष्क्रिय अनुसरण हेतु और विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो यहाँ पे आपको समालोचनात्मक चिंतन को आपको बढ़ावा देना है। तो आपके लिए राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? विविध जानकारियों को पुष्टि करने हेतु। थर्ड और सही है, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करने हेतु, यानी कि डाइवर्जेंट पर आप जब चिंतन करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर, तो आपको समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? जो संरचनावादी आपकी कक्षा होती है उसमें अध्यापिका को किस पर जोर देना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। पहला दिया गया रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है मानकीकृत मूल्यांकन यानी कि स्टैंडर्ड मूल्यांकन, थर्ड है आपका मानक संदर्भ यानी कि नॉर्मल रेफरेंट, फोर्थ है आपका योगात्मक मूल्यांकन, सम्मेटिव असेसमेंट पर आपकी बात की जा रही है। जबकि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका हमेशा जब भी आपका मूल्यांकन किया जाएगा तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, ये शायद क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। एक मिनट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं। एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाकृत बनाना या कायम रखना। आपसे यहाँ पूछा गया है कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, अलग अलग परिवेश से जो विद्यार्थी आए हैं, अलग अलग भाषा से जो विद्यार्थी आए हैं, किसी को हिंदी आती है, किसी को अंग्रेजी आती है, तो किसी को मराठी आती है। तो आपको कक्षा में क्या करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। उनको अधीनस्थ समूह यानी कि उनके अलग अलग समूह में बांट देना चाहिए। सेकेंड दिया है समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए, यही आपका राइट ऑप्शन है। हमारा विद्यालय हमारी कक्षा के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देनी चाहिए। तीसरे में क्या है देख लेते हैं। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों को अलग अलग की भावना, अलग अलग भावना नहीं है, आपको सबको समान शिक्षा देने के लिए आपको आपस में मिलजुल कर एक दूसरे, उनमें नई क्रिएटिविटी की भावना उत्पन्न होगी। जो हिंदी बच्चा जानता है और एक बच्चा इंग्लिश जानता है, तो जो बच्चा इंग्लिश जानता है वो हिंदी वाले से हिंदी थोड़ा सीख लेगा, जो हिंदी जानता है वो इंग्लिश वाले से इंग्लिश सीख लेगा। इसलिए आपको सबको एक साथ ही बैठालना है, एक ही साथ ही शिक्षा देनी है, अलग अलग समूह में उनको नहीं बांटना है। फोर्थ में क्या दिया गया है? अधीनस्थ समूह संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, आपको रूढ़िवादिता पर बढ़ावा नहीं देना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा समावेशी शिक्षा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं।
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई दृष्टिबाधित बालक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करेंगे। सही बात है, चित्र का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों मौखिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। जितनी भी लिखित सामग्रियाँ होंगी उनको आप मौखिक रूप से प्रयुक्त करेंगे कहा गया। थर्ड में क्या क्या कहा गया, विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करेंगे। तो भाई ये कहाँ से हो जाएगा, दृष्टिबाधित बालक है, बात करते समय हाथों का इस्तेमाल करोगे तो उसको तो दिखाई देगा नहीं, तो आप हाथ का इस्तेमाल करने का कोई यहाँ पे यूज नहीं हुआ, जाके आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट में दिया गया कि अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करेंगे। जब कोई बालक दृष्टिबाधित है तो चित्र दिखाने से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी आपका गलत हो गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से, अगर कोई दृष्टिबाधित बालक आपकी क्लास में आए तो उसको सबसे ज़्यादा आपको जो शिक्षा देनी है वो मौखिक रूप से, यानी कि उससे बोल कर सिखाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियात्मक विकार ADHD से जो प्रभावित बच्चे होते हैं, यानी कि ग्रसित विद्यार्थी होते हैं, कि सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। प्रवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। नेक्स्ट, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, यानी कि आपको उनको बहुत ज़्यादा कार्य देना है, होमवर्क बहुत ज़्यादा दे देना है, कि आपको ये करना चाहिए। थर्ड है, आपको विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। फोर्थ है आपका गैर लचीली विधि, यानी कि विधि लचीली ना हो उसका प्रयोग करेंगे, और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कराना चाहेंगे। क्या करेंगे आप लोग इसमें, कमेंट करिए आप लोग क्या करेंगे इसमें। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करेंगे। एक लचीला पाठ्यक्रम बनाएंगे जिससे कि उनको समझने में आसानी हो, और क्या करेंगे, कार्य को छोटे छोटे भागों में व्यक्त करेंगे। मान लो कोई आपने बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको पहले छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे, जिससे क्या होगी, उसको करने में आसानी होगी। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया जो आपका होता है, डिसलेक्सिया किस क्षेत्र में आपको चुनौती पैदा करता है। लिखित विषय सामग्री के बोध में। राइट ऑप्शन आपका ये होना चाहिए। शारीरिक गतिविधि में नहीं होता। डिसलेक्सिया आपका क्या होता है, डिसलेक्सिया सीखने संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया आपका सीखने संबंधी विकार होता है, तो आपका लिखित सामग्री के बोध में होगा जाके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सांस्कृतिक और प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित और व्यवहारवादी। तो आपका सांस्कृतिक और प्रासंगिककृत, कल्चरल रिलीवेंट आपको शिक्षा प्रगत करानी है बच्चों को। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCF 2005 पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन CDP में और 1 से 2 क्वेश्चन आपके हिंदी में बनते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके इंग्लिश पेडागॉजी में, हिंदी पेडागॉजी या इंग्लिश पेडागॉजी में बनेंगे। तो NCF 2020 पे भी वीडियो आपकी बनाएंगे, NCF 5 पे बना चुके हैं आपके, NCF 2005 पे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे वीडियो बनाएंगे, उससे आप देख लेना, उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम को कौन से तरीकों पर बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम और वैज्ञानिक अधिगम, यानी कि जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो आपका अनुभवात्मक अधिगम बिल्कुल सही बात है। जो आपका एक्सपेरिमेंट यानी करेंगे उसमें आपका एक्सपीरियंस लर्निंग, यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, इस पर आपको बढ़ावा देता है, सही बात है। डिजिटल लर्निंग भी बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक तरीके जो हैं उसी को आपको फॉलो करना है, वैज्ञानिक तरीके से आपको शिक्षा को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। लर्निंग बाय डूइंग, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि चारों आपके सही हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। यानी कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम की युक्ति हैं, जो सीखने की युक्तियां हैं, उनके अर्जन को सुगम और सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? कौन सा तरीका है जो इसमें कौशलभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? आपको 4 तरीके दिए गए हैं। विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर, विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके, विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करना व स्व आकलन समन्वित करके, और या जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन करके। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। यानी कि विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करना और स्व अवलोकन के लिए आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों से सेल्फ क्वेश्चन करने के लिए कहेंगे, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए कहेंगे। सेल्फ असेसमेंट करने में बच्चे को क्या होता है, जो उसमें कमियां होती हैं उसको पता चलती हैं और वो उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापकों को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी कि डिस्करेज करना चाहिए? फर्स्ट है अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट्स, और सेकेंड है एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि, थर्ड है आपका अन्वेषण यानी कि खोज विधि, और थर्ड है आपका साम्यानुमान। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुक्रिया विधि यानी कि समुच्चय सेट, रिस्पॉन्स सेट। नेक्स्ट देखते हैं, जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। यानी कि जल के बारे में चर्चा हो रही थी क्लास में, तो रानी अपना उत्तर देती है कि नल और फव्वारा हैं जो वो पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसके बारे में था? उसकी समझ को उसके अनुभवों के आधार पर उसकी निम्न अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। नई अवधारणा सीखने के लिए, अभिप्रेरणा की, और उत्तर स्त्री समस्या को समाधान कौशल के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों को चिंतन के अपसारी तरीकों के अवसर देकर। सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, थोड़ा सर्वर की वजह से क्लास अभी थोड़ा इधर उधर हो गई थी, देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसकी समस्या जो उसके अनुभवों के आधार पर बनती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। और अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक क्या है आपके? अंतःवैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, और अंतर्वैयक्तिक आपका इंट्रापर्सनल। आपको हमेशा हिंदी में नहीं आप क्लियर कर पाएंगे, इंग्लिश याद रखेंगे, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है? अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग कौन सा नहीं है? आपको यहाँ पे दिए गए योजना बनाना, पर्यवेक्षण यानी कि मॉनिटरिंग करना, और मूल्यांकन करना, एवेल्यूएशन करना। ये तीनों आपके अभिज्ञानात्मक कौशल के भाग हैं आपके, जबकि आपका निष्क्रिय अनुकरण आपका भाग नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन आपसे नहीं निगेटिव पूछा गया है, तो आपका उत्तर निगेटिव वाला होगा, यानी कि फोर्थ आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भावनाओं और संज्ञान के बारे में फर्स्ट दिया गया है, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। आपके यहाँ पे दिया गया रुचि है और जो आपकी जिज्ञासा है वो परस्पर संबंधित नहीं है, जबकि यहाँ आपसे पूछा गया था सही, यानी कि सही ट्रू वाला आपसे यहाँ पे पूछा गया। और आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अधिगम में रुचि और जिज्ञासा संबंधित नहीं है, जबकि ये रुचि और जिज्ञासा आपस में इंटरलेट होती हैं, यानी कि ये परस्पर संबंधित होती हैं। और यह तो आपका सही होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ दिया गया नहीं, तो ये आपका हो जाएगा गलत। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है, ये भी आपका गलत है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं, ये आपका सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? आपसे पूछा गया है अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा कारक है जो हमको समुन्नत करना चाहिए? फर्स्ट है निपुण उन्मुखी उद्देश्य और योग्यता का सत्व असत्व
परिपेक्ष, और थर्ड दिया गया आपका असहायता का सीखा हुआ भाव, थर्ड दिया गया आपका दृष्टिकोण। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स जो आपके होते हैं वो आपको अभिवृद्धि करते रहने के लिए अध्यापक को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय में बच्चों को सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। आपसे यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है, कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। लचीली समय सामग्री, ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करती है आपकी। संरचनात्मक शिक्षण शास्त्र, ये भी नहीं बाधा उत्पन्न करता है। कठोर पाठ्यक्रम, ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, कठोर पाठ्यक्रम। जैसे कि कठोर पाठ्यक्रम ना होकर हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। निगेटिव पूछा गया, इसके आधार पर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ में दिया गया अधिगम हेतु मूल्यांकन, बिल्कुल सही बात है, अधिगम हेतु मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकथन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन आपका ये। अभिकथन में आपके दिया गया है, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन के जीवन में संबंध बनाया जाए। उसका कारण क्या दिया गया है आपका, ये बात तो बिल्कुल सही है, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थी के लिए दिन प्रतिदिन जीवन में संबंध बनाया जाए। दिन प्रतिदिन में वो बच्चा क्या सीखा है उसका आपस में कोरिलेट किया जाए। कारक क्या दिया गया है, अधिगम का कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है, ये भी आपका सही है। तो आपके लेकिन आपका ये कारक जो है जो अभिकथन पर निर्भर नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिकथन कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत, कंठस्थीकरण रोट लर्निंग की बात कर रहा है, ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी। ये आप कंठस्थीकरण की बात कर रहा है, ये आपका रोट लर्निंग, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अभिकथन फर्स्ट आपका सही है लेकिन कारण गलत है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यहीं से आपकी क्लास एंड करते हैं। और आप क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत माता की जय।